Need for the cell division. Hello, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Huh. Need for the cell division. Now we need to discuss in this session why the cell wants to divide. उसको क्यों divide करना है? What are the reasons for the division? All right. And secondly, by which process it continuously carries out its division. ऐसा कौन सा process है जिसमें वो continuously division carry out करता है? So whenever the cell is dividing, it is producing new cells. Yes or no? Whenever the cell is dividing, it is producing new cells. All these new cells are required for number one, growth. All the new cells are required for growth. अब growth के लिए नए cells की जरूरत होती है. We all know that every living organism on the earth is started with its life from the single cell. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से ही अराइज हुआ है, राइट. लेट अस टेक आवर एग्जांपल. हमारे बॉडी में जब स्पर्म या जब स्पर्म और ओवम, मतलब हमारे बॉडी में, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ द ह्यूमन लाइफ इज फॉर्म्ड. मतलब ह्यूमन का लाइफ कैसे स्टार्ट होता है. जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है, इट फॉर्म्स व्हाट गाइस? इट फॉर्म्स जाइगोट, Zygote. है ना. जाइगोट हमने 8th में भी पढ़ा था. एंड दिस जाइगोट is what? It is a single cell, बच्चा लोग. It is a single cell with a prominent nucleus. Yes or no? एग के अंदर स्पर्म फर्टिलाइज होके एग को ही जाइगोट बना देता है कि नहीं? तो हम इसको फर्टिलाइज जाइगोट भी, फर्टिलाइज एग भी बोलते हैं. अब जब यही जाइगोट रिपीटेडली डिवीजन करता है, ओके, रिपीटेडली डिवीजन करता है, it produce mass of cells. Now you can say mass of cells or you can say cluster of cells, right? अब यही cluster of cells क्या बनाते हैं? Various tissues, correct? Different tissues will start forming organs, right? Many organs will work together and form organ systems, correct? And now this organ system is going to develop into a body which is nothing but a new baby, right? Which is nothing but a new baby. Now this new baby is also going to carry out growth and it is going to convert into adult. मतलब finally वो mature हो जाएगा. So finally वो growth करते हैं. Okay, finally new baby के body में growth होता है and it gets mature to form the adult. ये clear हुआ? अभी मैं 2 जगह पे आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ, उसको ध्यान से देखिए. एक यहाँ पर और एक है यहाँ पर, राइट. ना देखिए, जाइगोट इज अ सिंगल सेल. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोट. मतलब हमारा बॉडी जो है वो सिंगल सेल से डेवलप हुआ है. सिंगल सेल जब रिपीटेडली डिविजन कर रहा है, मास ऑफ सेल्स बना रहा है. यही मास ऑफ सेल्स टिश्यूज बना रहा है. टिश्यूज ऑर्गन्स में डेवलप हो रहे हैं एंड बहुत सारे ऑर्गन्स सिंक्रोनाइज होके प्रॉपरली अरेंज होके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिससे कि एक प्रॉपर बॉडी बन जाता है. एंड दैट इज अ न्यू बेबी. When the new baby is been born, जब उसका birth होता है, उस birth के बाद it is still growing to form an adult body, that is a mature body. तो यहाँ पे भी division हो रहा है और इस पूरे process में भी division हो रहा है. zygote से लेके baby तक भी division हो रहा है. तो the entire body formation of the human, क्योंकि देखो adult में trillions cells होते हैं. कितने? Trillions of cells are present in adult. तो अब ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऐसे ही तो आसमान से तो नहीं टपके हैं ना, हमारे बॉडी में ही खुद बने हैं. तो हमारे बॉडी में ये ट्रिलियन सेल्स कहाँ से बने और कौन से प्रोसेस से बने वो छोड़ो, कौन से प्रोसेस से बने? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन. और कहाँ से बने ये सारे सेल्स? वो सिंगल सेल्स में से ही डेवलप हुए हैं. एम आई राइट? यस और नो? यस और नो? तो बेसिकली ग्रोथ, Yes, मतलब ma'am. यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ग्रोथ के वक्त सेल डिवीजन रिपीटेडली होता है. रैपिडली तो होता ही है, फास्ट तो होता ही है, लेकिन रिपीटेडली वही का वही सेल डिवीजन होते रहता है. सेम सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस. इट टेक्स प्लेस टू फॉर्म द क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड देन दीज सेल्स विल देन स्टार्ट फॉर्मिंग द बॉडी पार्ट्स. तो बेसिकली हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, जब तक हमारा पूरा ग्रोथ नहीं होता तब तक ये डिवीजन का प्रोसेस चलते ही रहता है. एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good. ma'am. Now I'm rubbing this Yes, point. ma'am.
ओके, यस, सो फर्स्ट पॉइंट वाज ग्रोथ. अभी एक बात बताओ, क्या एडल्ट हो जाने के बाद हमारा डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा? No. नहीं No, मैम. ma'am. Why you say no? Palak, why you say no? मैम क्योंकि अब हम जब ओल्ड हो जाते हैं तो देयर आर सम सेल्स व्हिच आर रिप्लेस्ड इन आवर बॉडी. Oh, very good बच्चा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक क्लासिक एग्जांपल ले लो जो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी किया था. बहुत सारे सेल्स रिप्लेस होते हैं. आरबीसी कितने दिन में रिप्लेस होता है पलक? 120. वेरी गुड, वेरी गुड. 120 डेज. देखा, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल लिया है उससे रिप्लेसमेंट का. सो आवर सेकंड पॉइंट इज रिप्लेसमेंट. वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म गाइस, वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म. now this wear and tear mechanism में जो old cells है those are replaced by new cells. Let us take a classic example of our RBCs guys. 2 million of RBCs in our body are destroyed every second and they are replaced by the new cells. मतलब 120 days में तो continuously 120 डेज तक कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े आरबीसीज रिप्लेस होते जाते हैं एंड तब जाके फिर पूरे ब्लड का आरबीसीज 120 डेज में रिप्लेस हो भी जाता है, राइट. तो ये रिप्लेसमेंट क्या है कि जो सेल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, ओके, दे आर कैरिंग आउट देयर फंक्शन, वो ओल्ड हो जाते हैं, वो थोड़े से नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट. मतलब जो सेल्स का उपयोग, जो सेल्स का यूज कंटिन्यूसली हमारा बॉडी करता है, उन सेल्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है. थर्ड हो जाता है रिपेयर. अब रिपेयर जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है. रिपेयर में क्या हो रहा है, जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल इंजरीज या कट इन द स्किन और वूंड इन द स्किन और फ्रैक्चर इन आवर बोन्स, इसमें जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उन सेल्स को रिपेयर किया जाता है बाय रिप्लेसिंग विद द न्यू सेल्स. सो सी, the word replacement can be used during the repair, but the word repair cannot be used during the replacement. Are you getting it? ओके, मैं ये बोल सकती हूँ कि रिपेयर में डैमेज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, ओके, बट आई कैन नॉट से इन द रिप्लेसमेंट दैट द ओल्ड सेल्स आर रिपेयर्ड बाय द न्यू सेल्स. वो गलत हो जाएगा. दोनों जगह पे रिप्लेसमेंट ही है, बट दोनों जगह पे नीड अलग है, राइट. रिप्लेसमेंट में कंटिन्यूसली हमारा बॉडी ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करते रहता है फॉर द बेटर फंक्शनिंग. एंड रिपेयर में व्हेनेवर इट इज नीडेड, कि जब हमारे बॉडी सेल्स डैमेज है तब जाके वो रिपेयर में रिप्लेसमेंट होगा. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes मैम. Yes, ma'am. पक्का क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, ma'am. चलो गुड. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नीड फॉर द सेल डिवीजन, कि सेल को डिवीजन की क्यों जरूरत है, करेक्ट. तो रिपेयर ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ तो बिना डिवीजन के हो ही नहीं सकता. रिपेयर रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो भी डिवीजन के बिना हो नहीं सकता है. एंड रिपेयर के लिए, राइट. Yes. Now the next is reproduction. Our body also performs division. I mean, our body also carries out division during the reproduction. Let us take a classic example of amoeba. Amoeba जो है वो continuously divide करते रहता है, ओके. लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब अमीबा डिवाइड करता है, इट प्रोड्यूस सिमिलर सेल्स, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. तो अमीबा जो डिविजन कर रहा है दैट इज बाय माइटोसिस, ओके, जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. बट ह्यूमन बॉडी जब रिप्रोडक्शन करता है, व्हेन द ह्यूमन इज फॉर्मिंग, व्हेन द ह्यूमन इज कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन, there is a special cells which are produced in the reproductive organs, and these special cells are called as what bacha log? These special cells are called as gametes, right. And gametes are produced by meiosis. यानी कि हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड meiosis. हम माइटोसिस से रिप्रोडक्शन नहीं करते, okay. We carry out meiosis for the reproduction, and this meiosis takes place in a reproductive organs, that is testes in male and ovaries in female. तो टेस्टिस मेल में, मेल के टेस्टिस में जब मियोसिस होता है तो दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड फीमेल के ओवरीज में जब मियोसिस होता है दे प्रोड्यूस ओवम, राइट, एग, दैट इज कॉल्ड एज एग. तो बेसिकली ये स्पर्म और एग जो है, दीज आर स्पेशल सेल्स, गैमेट्स, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. Now why it is produced by meiosis? Because sperm और egg में
half the number of chromosomes pass hota hai. That is 23 number of chromosomes. Only 23 number of chromosomes are present in sperm and egg, right? So that means क्या कि हर एक क्रोमोसोम पेयर का सिर्फ एक एक ही क्रोमोसोम जा रहा है स्पर्म और एग में. Okay, from every pair only one chromosome is going in the sperm and egg. Okay, so that means sperm और egg जो है उसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास हो रहे हैं. मतलब हमारे बॉडी का क्रोमोसोमल नंबर कितना है बच्चा लोग? 46. एंड स्पर्म और एग में कितना पास हो रहा है? 23. ऐसा क्यों हो रहा है? Why sperm and egg are produced with half the number of chromosome? Okay, why it is produced? पहले हम इसका रीजन जानते हैं. तो मैं आपको मियोसिस का आउटलाइन समझा रही हूँ, जो आपको बाद में जब मैं मियोसिस पढ़ाऊंगी तब आपको याद आएगा. See this. ह्यूमन के बॉडी सेल्स में, ओके, ह्यूमन के बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है. कैन आई राइट डाउन दिस 46 क्रोमोसोम्स एज 23 पेयर्स? कैन आई राइट डाउन दिस 46 क्रोमोसोम्स एज 23 पेयर्स? Yes, ma'am. यानी कि हर एक क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हेनेवर द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ पेयर, इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड. व्हाट इट इज कॉल्ड? डिप्लॉइड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. क्या बोलोगे आप? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अब ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर कितना है? हर एक एनिमल का, सुनो, हर एक एनिमल का क्रोमोसोमल नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर इज 2n इज इक्वल टू 46. ओके, एप्स का भी 46, मंकी का 48, गोरिल्ला का 48, डॉग्स का 78, एलिफेंट का 84. हर एक ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग क्रोमोसोमल नंबर होता है. ओके, बट दे ऑल आर डिप्लॉयड विद टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो हमारा डिप्लॉयड नंबर कितना है? 46, राइट? तो हमारे पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट इज 23 पेयर्स, मेन में भी एंड वुमेन में भी. जब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं यानी कि गैमेट्स, ओके, तो गैमेट्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाता है. सी, यानी कि हैप्लॉइड, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग इन दी गैमेट्स, दैट इज हैप्लॉइड, सिंगल सेट. देखा आपने? स्पर्म में भी और एग में भी. ना यही स्पर्म और एग जब फ्यूज होते हैं, when there is a fusion, when the fertilization takes place, it produces zygote. It produces zygote, which is a fertilized egg. और ध्यान से देखो, जब 23 वाला स्पर्म 23 ओवम के साथ फ्यूज होता है, 46 नंबर फिर से रीस्टोर हो रहा है गाइस. जाइगोट में 46 नंबर फिर से रीस्टोर हो रहा है, और इसी रीस्टोरेशन के वजह से न्यू बेबी फॉर्म होता है. तो बेसिकली ह्यूमन, अभी देखो, आप सुन रहे हो? हाँ मैम. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये जाइगोट में 46 नंबर रिस्टोर नहीं होता तो क्या ये बेबी बनता? नहीं बनता, राइट? ह्यूमन फॉर्मेशन नहीं होता, ह्यूमन का बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता. मतलब ह्यूमन की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन का जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो 46 क्रोमोसोम से ही बनेगा. अगर 46 का 45 भी हुआ तो भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, और 47 हुआ तो भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा. यानी कि हमारा क्रोमोसोमल नंबर फिक्स्ड है, दैट इज 46, जो हर एक जनरेशन में पास ऑन होना चाहिए, राइट? एंड सिंस ह्यूमन हैज टू डिफरेंट पेरेंट्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, मेल में से यानी कि फादर में से आधे क्रोमोसोम्स जाते हैं, दैट इज 23, एंड मदर में से 23 क्रोमोसोम्स पास होते हैं. सो व्हेन 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम आर फ्यूज्ड टुगेदर, इट अगेन फॉर्म्स अ 46 chromosomes, which is enough for producing a new baby or a new human body. Are you getting it? तो एक नया ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए 46 नंबर का रिस्टोर होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई आवर बॉडी कैरीज आउट मियोसिस. समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. Is that clear? ये आउटलाइन समझ में आया? ये आउटलाइन अगर नहीं समझेगा तो मियोसिस नहीं समझेगा. मैम तो फिर वो पेरेंट्स में जो 23 जाता है वो वापस उनमें आता कैसे? पेरेंट्स में? हाँ. हाँ क्या? हाँ, पेरेंट ही तो बना रहा है ना गैमेट्स. इट्स द पेरेंट व्हिच इज फॉर्मिंग द गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम. एंड स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन से फिर एक नया बेबी बनता है. तो पेरेंट में से कहाँ जाएगा क्रोमोसोम? पेरेंट के तो बॉडी में ही तो बन रहा है ये डिवीजन के थ्रू. सो बेसिकली स्पर्म एंड ओवम आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, याद रखना. ओके, तो मैं यहाँ पर मियोसिस लिखूंगी. Sperm and ovum is producing meiosis, and zygote is developing into new baby by mitosis. Okay, zygote is developing into a new baby by mitosis. ऋषभ, समझ में आया? हाँ.
चलो गाइस लेट अस सी. ओके, यानी कि जाइगोट जब कंटिन्यूसली डिवाइड करता है इट प्रोड्यूस न्यू बेबी, राइट. तो ये कंटिन्यूस डिवीजन का प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूसली डिवीजन कैसे होता है? इट इज बीन डन बाय अ सेल साइकिल. किसी भी सेल को कंटिन्यूसली डिवाइड करने के लिए उसको 3 टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं. फर्स्ट, इट हैज टू ग्रो प्रॉपरली. इट हैज टू ग्रो एंड बिकम मेच्योर. जब तक सेल मेच्योर नहीं होगा, जब तक सेल एक प्रॉपर मैक्सिमम साइज पे नहीं पहुंचेगा, सेल ग्रोथ डिवीजन नहीं कर सकता. दूसरा, इट हैज टू सिंथेसाइज सेवरल प्रोटीन्स एंड आरएनए व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन. एंड तीसरा, कि उसको डीएनए को डुप्लीकेट करना है. ओके, जब तक डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा, जब तक डीएनए डबल दी अमाउंट नहीं हो जाएगा, तब तक वो 2 डॉटर सेल्स बना नहीं सकता, राइट. मतलब अपने डीएनए को उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा डीएनए को डॉटर सेल्स में. प्लीज लिसन टू माय पॉइंट्स, प्लीज लिसन टू दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई हैव कम टू द सेल साइकिल टॉपिक नाउ. सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? जब ये तीनों टास्क एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ओके, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब कंटिन्यूसली मतलब जब कंटिन्यूसली कैरी आउट होता है, तब हम उसको कहते हैं सेल साइकिल. दैट मींस व्हेन अ सेल is performing these 3 tasks in a proper series, then that is called as cell cycle. So what is cell cycle? Cell cycle is a series of events. Events yani ki process. Cell cycle is a series of events that takes place in a cell, leading to the duplication of DNA and subsequent division of a cell to produce 2 daughter cells. मतलब जब continuously cell grow होके डीएनए डुप्लीकेट करके आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करके डिवाइड करता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल. ओके, तो बेसिकली फर्स्ट द सेल विल कैरी आउट ग्रोथ, देन द सेल विल डुप्लीकेट इट्स डीएनए. ओके, duplicates its DNA, then it will synthesize RNA and proteins, RNA and protein synthesized, and then it will divide and again it will carry out growth. तो डिवाइड होके वो डॉटर सेल्स बना रहा है, राइट. डिवाइड होके वो डॉटर सेल्स बना रहा है, यहाँ पे डॉटर सेल्स बन रहे हैं. तो जो भी न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है, मैं न्यूली फॉर्म लिखती हूँ, चलो मैं न्यूली फॉर्म लिखती हूँ, न्यू सेल्स. डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बनते हैं, राइट. अब ये नए सेल्स को भी फिर से ग्रोथ, डीएनए डुप्लीकेशन, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, डिवाइड. फिर से ग्रोथ, डीएनए डुप्लीकेशन, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, डिवाइड. आर यू गेटिंग इट? मतलब ये जो पहिया है ना, ये जो साइकिल है, ये कंटिन्यूसली होते ही रहता है. इफ द सेल वांट्स टू कंटिन्यूसली कैरी आउट डिवीजन, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होते ही रहता है और इसे हम कहते हैं सेल साइकिल. आर यू गेटिंग इट? इन विच सेल साइकिल में, इन विच ग्रोथ, DNA duplication, RNA and protein synthesis, okay, are the 3 phases which is called G1, S and G2. And division जहां पर होता है उसे हम कहते हैं M. तो बेसिकली सेल साइकिल के 4 phases हैं. It starts from G1 जहां पे सेल ग्रो हो रहा है, then DNA duplication, then G2 and then M phase. यानी कि किसी भी सेल को डिवीजन करना है तो उसको कंपलसरी प्रोसेस कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? उसको कंपलसरी प्रोसेस G1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? G1 में आके पहले मैच्योर होना पड़ेगा. मैच्योर हो जाने के बाद वो अपने डीएनए को डबल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको 2 डॉटर सेल्स बनाने जिसमें इक्वल डीएनए जाना चाहिए. एंड फिर वो आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जो उसके लिए डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन फाइनली वो डिवाइड करेगा. तो जब वो डिवाइड कर लेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स विथ इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए. Am I right? मैम, हाँ मैम आपने ऊपर लिखा है कि पहले ग्रोथ के बाद सिंथेसिस मटेरियल्स होता है, पर आपने ये वो राउंड बेटा वाली वो मैंने उसमें- ऐसे ही रैंडमली लिखा, अब मैंने उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया है. ओके. Everyone understood what I am trying to explain from this circle diagram? हाँ मैम. Yes, ma'am. पक्का? किसी भी सेल को हाँ. डिवाइड करने के लिए, हमारे बॉडी की किसी भी सेल्स को डिवाइड करने के लिए ये तीनों प्रोसेस से जाना पड़ेगा. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, कौन से सेल्स ये प्रोसेस करेंगे? हमारे बॉडी के कौन से सेल्स ये प्रोसेस करेंगे? आई एम आस्किंग टू एवरीवन. हमारे बॉडी के कौन से सेल्स ये प्रोसेस करेंगे? मतलब इवन आफ्टर वी हैव रीच्ड टू एडल्ट स्टेज, उसके बाद भी कौन से सेल्स ये प्रोसेस करेंगे? Once we have become adult and once we have stopped the growth, उसके बाद भी कौन से सेल्स ये प्रोसेस करेंगे?
Yes, Aryan, you were trying to say something. Ronak, Ma'am, Kritika, DNA? Manthan, Dhruvil, Virali, Afrin, Dev, Nishant, Kritika. Nucleated cells. ओके इन्हीं का आप कह रहे हो न्यूक्लिएटेड सेल्स. देखो लेकिन क्या हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है? माय पॉइंट इज दैट. Ma'am, तनय DNA? मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं सेल्स पूछ रही हूँ. तू डीएनए क्यों बोल रहा है? मैं ये बोल रही हूँ वंस आवर बॉडी हैज बिकम मैच्योर एंड एडल्ट, उसके बाद भी कौन से सेल्स है जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं व्हेनेवर इट इज नीडेड? रिप्रोडक्टिव सेल. एक रिप्रोडक्टिव सेल्स लेकिन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे इन्हीं का, क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन मियोसिस से हो रहा है. और अभी आपने देखा हाफ द नंबर ऑफ हो जाता है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, राइट? तो आधे का और आधा कितना करोगी तुम? 23 का और हाफ कितना करोगी? तो मियोसिस कंटिन्यूसली नहीं होता है, माइटोसिस होता है. तो हमारे बॉडी के कौन से सेल्स माइटोसिस कंटिन्यूसली करते हैं इवन आफ्टर द ग्रोथ? आरबीसी. आरबीसीज. लेकिन आरबीसीज नहीं करते हैं. आरबीसीज जहां से प्रोड्यूस होता है वो सेल्स करते हैं. कौन से सेल्स? बोन मैरो. Ma'am, बोन bone मैरो marrow. सेल्स. वेरी बोन गुड. मैरो. यस, एक तो बोन मैरो सेल्स है. वेरी गुड. दूसरा? टेल मी देयर आर मेनी एग्जांपल्स. डब्ल्यूबीसी. एक तो बोन मैरो सेल्स. दूसरा? Ma'am, gut cells. सॉरी, Gut cells. हाथ हटाओ. क्या बोल रहे हो? Ma'am, gut cells. Gut नहीं gut नहीं cells. नहीं नहीं नहीं. मेगाकैरियोसाइट्स. मेगा कैरियोसाइट्स. वेरी गुड इनिका. मेगा कैरियोसाइट्स. करेक्ट करेक्ट. और कौन से सेल्स करेंगे? और कौन से सेल्स करेंगे? स्टेम सेल्स. इनिका, कैन वी से स्टेम सेल्स? इनिका, कैन वी से स्टेम सेल्स? हाँ मैम. स्किन सेल्स. कैन वी से स्किन सेल्स? Ma'am, स्किन liver सेल्स. cells भी तो कह सकते हैं. यस, लिवर सेल्स भी कर सकते हैं. वेरी गुड बंधन. लिवर सेल्स. देखो एडल्ट होने के बाद हमारे ये जो कुछ सिलेक्टेड सेल्स हैं ये माइटोसिस करते हैं, यानी कि दीज सेल्स हैव नॉट लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड ये सेल्स सेल साइकिल करके कंटिन्यूसली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. आर यू गेटिंग इट? So only these cells are capable enough to enter into the cell cycle and carry out the process जहां पे वो कंटिन्यूस डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे एंड वो नए सेल्स रिप्लेस करेंगे. जैसे ही नए सेल्स रिप्लेस हो गए ये सेल्स वापस से सेल साइकिल के बाहर चले जाएंगे. तो चलो मैं आपको सेल साइकिल डिटेल में पढ़ाती हूँ. I will explain everything in a detail now. Pay attention. For a better understanding, we divide cell cycle. For a better understanding, we divide cell cycle into two phases. One is interphase, that is a non-dividing phase, okay? And one is dividing phase, that is M phase or simply mitosis. आप सिंपली माइटोसिस कह सकते हो बिकॉज रिमेंबर मियोसिस कंटिन्यूसली सेल साइकिल नहीं कर सकता है. इट इज ओनली माइटोसिस व्हिच कैन डू सेल साइकिल कंटिन्यूसली बिकॉज ये दो इक्वल डॉटर सेल्स बनाता है. तो चलो लेट अस सी फर्स्ट इंटरफेस. ये देखो ऐसा होता है सेल साइकिल गाइस. दिस इज हाउ द सेल साइकिल लुक्स. See, green color ka G1, S, and then G2, and then you can see the M phase where the cell is dividing, right? तो चलो इसी प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वी विल सी इंटरफेस. अब सेल इंटरफेस में क्या करें? इमेजिन करो कि नए सेल्स बने. ओके, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिवीजन, दे आर एंटरिंग इनटू इंटरफेस. ओके, दे आर एंटरिंग इनटू इंटरफेस. मतलब वो इंटरफेस में एंटर कर रहे हैं. Are you listening? जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है दे आर एंटरिंग इनटू इंटरफेस क्योंकि वो सेल्स ने डिवाइड करने का डिसीजन लिया हुआ है. हा हा हा, ऐसे नहीं समझेगा. अभी ध्यान से सुनो, मैं खुद ही अपने हाथों से पढ़ा लेती हूं. This is a cell cycle. Listen. All right.
दिस इज अ सेल साइकिल. लेट अस इमेजिन यहां पे जो सेल पहुंचा है वो G1 S और G2 करके आया है. यहाँ पे ये जो सेल है मदर सेल, ये G1 S और अभी प्लीज ध्यान से सुनना, अभी प्लीज ध्यान से सुनना. यहाँ पे ये जो मैंने सेल बनाया है यहाँ पे, ये G1 S और G2 करके आया है. ठीक है. एंड इसका क्रोमोसोमल नंबर है से 46. नाउ इट इज डिवाइडिंग एंड इट इज प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल. ध्यान से देखो, इट इज प्रोड्यूसिंग 2 डॉटर सेल with 46 and 46. 2 डॉटर सेल्स बना. चलो, तो लेट अस स्टार्ट आवर सेल साइकिल फ्रॉम दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स. अब यहां से शुरुआत करते हैं. अब ये जो नए डॉटर सेल्स हैं, ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बट द साइटोप्लाज्म इज नॉट वेल डेवलप्ड. आपको लगता है कि ये जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स है, दे विल बी एबल टू कैरी आउट डिविजन फर्दर विदाउट एनी ग्रोथ? विदाउट ग्रोथ के ये डिवीजन कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है. राइट, ये इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है. तो ये सेल्स पहले किधर एंटर करेंगे? दीज सेल्स विल फर्स्ट एंटर इनटू G1, जहां पे वो अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे, बढ़िया सा ग्रोथ करेंगे. ओके, सो दे विल कैरी आउट एंटायर ग्रोथ प्रोसेस. अब अच्छे से वो ग्रो कर लिए, साइटोप्लाज्म वेल डेवलप्ड हो गया, ऑर्गेनल्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो गए, आरएनए प्रोटीन्स जो भी उनको चाहिए था वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज कर लिया, एटीपी मॉलिक्यूल्स ढेर सारा जनरेट कर लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे दे हैव रीच टू अ मैक्सिमम साइज एंड शेप. अच्छा खासा साइज और शेप भी डेवलप हो गया. अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर जीवन कंप्लीट हो जाने के बाद सेल के पास 2 ऑप्शन होता है. तो यानी कि ग्रोथ करने के बाद सेल क्या बन रहा है? मैच्योर हो रहा है. करेक्ट. So after maturity, it is having 2 options. Option number 1 and option number 2. Option number 1 and option number 2. पहला ऑप्शन है कि suppose if the cell, once it has got mature, the first option is that the cell doesn't want to divide. सुन रहे हो? सेल डजंट वांट टू डिवाइड. सेल ने ग्रोथ कर लिया, मैच्योर हो गया, सेल को डिवीजन नहीं करना है, सेल वांट्स टू स्टॉप द डिवीजन, देन इट विल स्टॉप गोइंग इनटू द एस फेज. यानी कि वो एस फेज नहीं करेगा, इट विल इमीडिएटली कम आउट ऑफ द सेल साइकिल एंड एंटर इनटू G0, जहां पे वो परमानेंट सेल बन जाएगा. ओके, इट विल बिकम परमानेंट सेल व्हिच हैज लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो हार्ट सेल्स, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स एक्सेट्रा. ये सारे परमानेंट सेल्स हैं. दीज आर द सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. क्यों? बिकॉज जैसे ही उनका ग्रोथ हुआ, जैसे ही इनका फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही ये सेल्स बने, इन्होंने ग्रो होके, मतलब ये सारे सेल्स ग्रो होके मैच्योर होके दे टर्न इनटू परमानेंट सेल. सो दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. तो ये सेल्स कभी भी आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है कि कोई भी नया सेल्स बनता है तो उसके पास 2 ऑप्शन रहता है. या तो वो G0 में एंटर करके सेल साइकिल को स्टॉप कर दे, एंड सेल साइकिल को स्टॉप करने के बाद वो परमानेंट सेल हो जाए. दूसरा ऑप्शन, द सेल वांट्स टू डिवाइड फर्दर. इफ द सेल वांट्स टू डिवाइड फर्दर, इट विल एंटर इनटू एस फेज, जहां पे डीएनए डबल हो रहा है. क्या हो रहा है? डीएनए डबल हो जा रहा है. आर यू गेटिंग इट? डीएनए इस सेल का डबल हो जाएगा. मतलब ये दोनों सेल्स जब एस फेज में आते हैं, दोनों सेल्स के अंदर डीएनए डबल हो जाता है. सो व्हेन द डीएनए गेट्स डबल्ड, 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रोमैटिड्स हो जाता है 92 एंड 92. क्रोमैटिड्स हो जाते हैं 92 या 92, यानी कि दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स आ जाते हैं, बिकॉज डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है. I will come to this point. Don't worry. I will come to this point. Okay, DNA डबल हो चुका तो क्रोमैटिड भी डबल हो गए, क्रोमैटिड भी डुप्लीकेट हो गए. फाइन. अब ये दोनों डॉटर सेल्स जो जिनका डीएनए डुप्लीकेट हो, मतलब अब ये जो दोनों सेल्स है जिनको डिवाइड करना है, डुप्लीकेट हो जाने के बाद दे विल एंटर इनटू G2 फेज. अब G2 फेज में वो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, एंड आफ्टर दैट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, both these cells
both these cells जिनके पास 46 और 46 है, 92 chromatids, 92 chromatids, now they will enter into division phase, and जहां पे वो division करने के बाद each cell will divide to form two daughter cells. So अब यहाँ पे 4 daughter cells बन जाएंगे with 46, 46, 46, 46, wherein chromatid will be 46, 46, 46, 46. देखो, each daughter cell, each new cell, each mother cell has divided to form the 2 new daughter cells with equal number of chromosomes. दिख रहा है आपको? मैंने आपको यहाँ पर आपको 2 डिविजन दिखा दिया बच्चा लोग. यहाँ पर मैंने आपको 2 डिविजन दिखाया, ये पहला डिविजन और ये दूसरा डिविजन. फर्स्ट डिविजन में a cell is dividing to produce 2 daughter cell with 46 number of chromosomes. अब ये दोनों सेल्स, न्यूली फॉर्म सेल्स, जीवन करके, ग्रोथ करके डीएनए डुप्लीकेट कर रहे हैं, जहां पे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम में 92 क्रोमैटिड्स हो जा रहे हैं. ओके, 92 क्रोमैटिड्स हो जा रहे हैं. अब ये सेल्स जैसे ही G2 में एंटर करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम दे विल एंटर इनटू M फेज एंड दे विल डिवाइड. तो यानी कि 2 सेल डिवाइड होके 4 सेल बना रहे हैं. सो 1 इज प्रोड्यूसिंग 2 is producing 4 cells will produce 8 cells will produce 16 will produce 32 will produce 64 and so on. तो every time सेल डबल होते जा रहे हैं, देख रहे हो आप. और जब भी सेल डबल होते जाएगा, मतलब जब भी सेल को डिवाइड करना रहेगा, हर एक सेल को G1, S और G2 करके ही करना पड़ेगा डिविजन. इज दैट क्लियर? अब ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? But why would a cell not divide? Why would a cell not divide? ये डिवीजन कर तो रहा है यहाँ पे. मैम आपने बोला ना उसके पास ऑप्शन है G0 के पास. हाँ, तो सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते ऋषभ. We are not immortal, we are mortal. We have to die some or the other day. हमारे सारे सेल्स डिवाइड करने की एबिलिटी रखेंगे तो हम लोग हमेशा इमॉर्टल रहेंगे. ओके, That's a law of nature. मैम एक सेल साइकिल को कितना टाइम लगता है? डिपेंड्स, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. गाइस, मैम अभी हाँ बोलो. मैम अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखना है तो मैम हम ये प्रोसेस को मैम कहाँ देख सकते हैं हमारे फुल बॉडी में? यू कैन टेक स्किन सेल्स. हमारे बॉडी का सबसे बेस्ट हो जाएगा स्किन सेल्स, या फिर ये नेल्स के बेस पे जो सेल्स होते हैं ना, नेल्स के बेस में जो सेल्स होते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि ये नया नेल बनाते रहते हैं ना एवरी टाइम. तो आप वो सेल्स भी ले सकते हो देखने के लिए, अगर आपको हमारे बॉडी के देखने हैं तो. बट यूजुअली वी डोंट टेक ह्यूमन सेल्स, वी टेक लोअर एनिमल्स के सेल्स. मतलब वी माइटोसिस, बिकॉज ये माइटोसिस है ना बंधन, तो माइटोसिस स्टडी करने के लिए आप कोई भी सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है ह्यूमन सेल्स का, बिकॉज माइटोसिस हर कोई ऑर्गेनिज्म करता है. आर यू गेटिंग इट? सिर्फ मियोसिस ह्यूमंस और फ्लावरिंग प्लांट्स करते हैं, माइटोसिस सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं. तो यू कैन यूज अमीबा, यू कैन यूज ईस्ट, वो भी बहुत बेटर हो जाएगा. ईस्ट सेल्स सिंगल सेल है ना, तो स्टडी करने में इजी हो जाता है. ओके, प्रीशा, शाश्वत, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ध्रुविल, हिया, आफरीन, निशांत, विराली, रौनक, can you take a pain to reply me at least? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, And 1 second, copying. done. It's rubbed. So, जो newly formed cells है, they have to first grow into a proper size. So they are said to be now in interphase. What is interphase? Interphase is a phase जहां पे सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फॉर द नेक्स्ट डिविजन. यहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रहा है फॉर द नेक्स्ट डिविजन, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज. एंड इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू G1, S and G2. Yes guys, G1, S and G2 together it is called as interphase. ये तीनों फेज को मिला के हम बोलते हैं इंटरफेस. यहाँ पे क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं आते, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता. Interphase is also called as resting phase. It's because
सेल यहाँ पे डिविजन नहीं कर रहा, लेकिन सेल यहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटी कर रहा है। आर यू लिसनिंग? सेल यहाँ पे डिविजन नहीं कर रहा, लेकिन सेल यहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटी करेगा, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ऑर्गेनल डेवलपमेंट, सब कुछ करेगा, डीएनए सिंथेसिस सब करेगा। ओके, सो टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया, G1, S एंड G2। चलो, तो लेट अस सी फर्स्ट G1। G1 इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज। यहाँ पे देखो, आरएनए एंड प्रोटीन्स जो उसके ग्रोथ के लिए चाहिए वो सिंथेसाइज होता है। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग, कैन यू सी दैट? Volume of cytoplasm is increasing. Mitochondria and chloroplast divide on their own, क्योंकि उनके पास उनका खुद का डीएनए है, तो ये अपने आप ही डिवाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली सेल काफी अच्छे से ग्रो होता है यहाँ पर। ओके, सेल इज ग्रोइंग फुल्ली एंड बिकमिंग मैच्योर। अब जीवन कंप्लीट होने के बाद सेल हैज 2 ऑप्शन, या तो सेल साइकिल से बाहर निकल के G0 में एंटर करेगा एंड विल टर्न इनटू परमानेंट सेल, और इट विल गो इनटू द S फेज फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। तो अगर सेल को डिवीजन कंटिन्यू करना है तो वो S फेज में जाएगा, लेकिन अगर सेल को डिवीजन नहीं करना है तो वो G0 में आ जाएगा, यानी कि वो परमानेंट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल पॉइंट? ये सिंपल फंडा समझ में आया आपको? और इसी प्रकार से ना बच्चा लोग, हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बॉडी सेल्स यानी कि परमानेंट सेल्स which have lost the ability of division, and दूसरा डिवाइडिंग सेल्स which still have the ability of division, and they divide till the end of our body, till the end of our life, यानी कि स्टेम सेल्स, बोन मैरो सेल्स, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते ही रहते हैं, क्योंकि इनका काम है रिप्लेस करना, इनका काम है रिपेयर करना। आर यू गेटिंग इट? Are you understanding Yes, this? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now coming to S phase. S phase में क्या हो रहा है? DNA डबल हो रहा है, यानी कि more DNA is synthesized. When more DNA is synthesized, DNA is duplicating, यानी कि chromosomes are duplicating. Second growth phase is a very shortest phase, हाँ, क्योंकि एक बार जब सेल डीएनए डुप्लीकेट कर लेता है then it will not take a chance. Okay, वो ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा, immediately G2 phase में आके RNA and proteins which are required for the division are synthesized. अब यहाँ पे ये जो RNA and proteins है ये different है। जीवन में जो RNA and proteins बना है वो ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे जो RNA and proteins बन रहे हैं वो डिविजन के लिए चाहिए उसको। And immediately G2 complete होने के बाद cell will enter into M phase, that is dividing phase. और dividing phase में enter करके immediately वो divide करेगा into 2 daughter cells. You can see the diagram also in front of you. मेरे डायग्राम में क्लियरली दिखा रहा है वो। Can you see that? The cell is entering into G1, जहां पे वो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद वो डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए डबल हो जाने के बाद वो G2 में एंटर कर रहा है, एंड G2 के बाद इमीडिएटली डिवाइड होके वो 2 नए डॉटर सेल्स बना रहे हैं। सी, कंटिन्यूसली जब ये प्रोसेस होते जाता है तब हम उसको कहते हैं सेल साइकिल। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Draw Yes, ma'am. a neat label diagram of cell cycle. Open your textbook. थ्री मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स फॉर द 3 मार्क्स, इट्स फॉर 3 मार्क्स गाइस, इट कम्स फॉर 3 मार्क्स। आपको टेक्स्ट बुक का सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? आपको टेक्स्ट बुक का सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। यस, वो जैसा दिया है वैसे ही ड्रॉ करना है, बॉक्स में भी जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ। नाउ हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए टेक्स प्लेस? जो पैरेंटल डीएनए होता है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर तो स्टडी किया, राइट? इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। अब ये ड्यूरिंग एस फेज each DNA molecule duplicates to form 2 equal or 2 similar type of DNA. मतलब एक DNA molecule replicate होके Xerox copy बनाता है, दो Xerox copy बनाता है उसका। मतलब एक DNA से 2 DNA molecule बनता है, ताकि वो 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आर यू गेटिंग इट? वो 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, यानी कि जो सेल डिवाइड करना चाहता है पहले वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा। ऋषभ ने यही पूछा था ना
कि जो सेल डिवाइड कर रहा है उसके पास से डीएनए आया कहां से, उसका क्रोमोसोम किधर गया, उसका क्रोमोसोम कहीं नहीं गया है, वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर रहा है। हाउ? बाय डुप्लीकेटिंग द डीएनए। तो जब डीएनए डबल होगा तभी तो वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड कर पाएगा। यस और नो? सो हाउ इट इज डुप्लीकेटिंग? यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। जो पैरेंटल डीएनए है, द पैरेंटल डीएनए विल स्प्लिट अप। पैरेंटल डीएनए का जो हीलिक्स है वो एक एंड में ओपन हो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने पैरेंटल डीएनए ब्लू कलर का दिखाया है ना। बोथ दिस ब्लू स्ट्रैंड्स विल ओपन एट वन एंड एंड दे आर फ्री। नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। दोनों ब्लू स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अब दोनों ब्लू स्ट्रैंड्स जो है वो अपना अपना नया कॉम्प्लीमेंट्री येलो स्ट्रैंड्स बनाएंगे विद अ प्रॉपर बेस पेयरिंग। सो दीज न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड complementary to each old strand. देखा आपने? मतलब पहले पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है एंड ईच डीएनए स्ट्रैंड इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से आपको दो डीएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है गाइस। एक डीएनए मॉलिक्यूल से आपको दो डीएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है। नहीं समझा? बताती हूं। बिफोर एस फेज, सुनो, बिफोर एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए इज 20। तो आफ्टर एस फेज कितना हो जाएगा? 40 एग्जैक्टली। डबल हो गया, डबल हो गया, क्योंकि डीएनए के दो कॉपीज बन गए। अब समझ में आया? डीएनए के दो कॉपी। जैसे आप अपने नोटबुक के पेज का जेरॉक्स निकालते हो तो आपके पास दो कॉपी हो जाती है ना। एक ओरिजिनल रहता है और एक जेरॉक्स कॉपी वाला रहता है, बट होता तो सेम ही है ना। दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं ना। यस और नो? हाँ मैम। दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं ना। यहाँ पे भी वही हो रहा है। डीएनए यू समझ लो डीएनए का जेरॉक्स कॉपी बन रहा है। तो इनिशियली जेरॉक्स करने से पहले डीएनए कितना है? 20। जेरॉक्स करने के बाद डीएनए डबल हो जाएगा, दैट इज 40। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस मैम। नाउ लिसन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। each chromosome is having two chromatids. Sorry, one chromatid. Each chromosome is having one chromatid before S phase. Before S phase. After S phase, each chromosome has two sister chromatids. ये आफ्टर एस फेज है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? एस फेज के पहले क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड था। अब एस फेज के बाद हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड आ गया। ये कैसे हुआ? डुप्लीकेट हुआ। एग्जैक्टली। डुप्लीकेट होता है। एग्जैक्टली डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का जेरॉक्स कॉपी बना। इसलिए देखो हर एक क्रोमोसोम पे, ये देखो मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं। Did you see that? Now it is having two sister chromatids. See, यहां पर एक ही क्रोमैटिड है और यहां पे दो क्रोमैटिड आ गया। देखा आपने? Are you understanding? हाँ मैम। तो Yes, ma'am. सपोज मैं अगर इसको प्रॉपरली बड़े उसमें ड्रॉ करूं तो अब मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूं। वन क्रोमैटिड इज फॉर्म्ड ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब एक डीएनए एक क्रोमैटिड बनाता है एंड ये जो दूसरा डीएनए वो दूसरा क्रोमैटिड बनाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो कॉपी बनता है ना डीएनए का। तो एक डीएनए एक क्रोमैटिड, दूसरा डीएनए दूसरा क्रोमैटिड। अब जब दोनों डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं है तो क्रोमैटिड में डिफरेंस होगा क्या? दे आर गोइंग टू बी सेम। No, ma'am. They are same. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। बिफोर एस फेज there were 46 chromatids, 46 chromosomes with 46 chromatids, 46 chromosomes with 46 chromatids. After S phase, 46 chromosomes will be how many chromatids? 92. 92. Exactly. अब उसी 92 chromatids का equal split up होगा दोनों डॉटर सेल में। अब बुद्धि आई? हाँ हाँ, ma'am. अब समझ में आया?
हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों है? जी it's we are complicated, we are complex, बंधन we are complex. मैम एंडलेसली तो नहीं हो सकता ना। एंडलेसली तो नहीं होता बट स्लो डाउन जरूर होता है ऋषभ. प्लीज लिसन यार, प्लीज लिसन. G1 फेज में सेल के पास 46 क्रोमोसोम था, यानी कि क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड. ये दिख रहा है आपको? क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड 46 G1 में, यानी कि 46 क्रोमोसोम विद 46 क्रोमैटिड्स. नॉर्मल है, सेल नॉर्मल है, सेल डिवीजन के लिए नहीं आया अभी तक. अब जैसे ही सेल डिवाइड करने आता है, इट विल एंटर इनटू व्हिच फेज? एस फेज. एस फेज. और S. एस फेज में 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, क्रोमोसोम्स 46 रहेंगे, लेकिन अभी उसी क्रोमोसोम्स पे 2 क्रोमैटिड आ जाएगा. तो टोटल कितना क्रोमैटिड्स हुआ? 92। 92 क्रोमैटिड्स. वेरी गुड, बराबर है. G2 फेज में भी उतना ही रहेगा ना? G2 फेज में भी उतना ही रहेगा. G2 फेज में भी उतना ही रहेगा. आफ्टर G2 फेज, मतलब S फेज एंड G2 फेज के बाद सेल क्या कर रहा है? M फेज. टू डॉट एम फेज 2 यहाँ डॉट. पे वो 2 डॉटर सेल्स बना रहा है, बरोबर है? 2 डॉटर सेल्स. दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम. क्रोमैटिड कितना होगा? 40. 40 हाँ 46. 46 46 क्रोमैटिड्स. मतलब क्या हुआ बेवकूफो? डायग्राम देखो, डायग्राम देख के सीखो. क्या कर रही हूं मैं? देखो क्या किया मैंने. यहाँ पे जो क्रोमोसोम ड्रॉ Division. किया मैंने, यहाँ पे जो मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया उसको ऐसे स्प्लिट अप कर दिया मैंने. एक क्रोमैटिड गया एक में, दूसरा क्रोमैटिड गया दूसरे में. तो ऐसे 46 क्रोमोसोम्स थे, तो 46 गया एक में और 46 गया दूसरे में. तो ये हो गया ना इक्वल डिवीजन. ये हो गया ना इक्वल डिवीजन. हाँ मैम. अक्कल बड़ी कि भैंस बड़ी? अक्कल. बस अक्कल. प्रूफ करो, प्रूफ, अक्कल. वरना तुम्हारे सामने भैंस जीत जाएगी. फिर प्रूव करो, समझो. कितना इजी वे में बता दिया मैंने अभी. जब एक नॉर्मल सेल होता है G1 फेज में, तब उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं विद 46 क्रोमैटिड्स. क्रोमैटिड्स देखो 46 है, क्रोमोसोम कितना है? 46. एंड क्रोमैटिड कितना है? 46. मतलब उसके पास प्रॉपर 46 क्रोमोसोम्स है नॉर्मल सेल में. लेकिन जब वो सेल डिवीजन करने की तैयारी कर रहा है, तो एस फेज में उसी 46 क्रोमैटिड्स का डुप्लीकेट हो जाएगा ना, क्योंकि उसको 2 सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. बुद्धि तो दौड़ाओ थोड़ी सी. अगर उसको दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो डुप्लीकेट कॉपी बना के करेगा ना. कैसे करेगा वो, वरना फिर. तो एस फेज में क्रोमैटिड्स, हर एक क्रोमैटिड का डुप्लीकेट कॉपी बन गया. मतलब उसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे एक और क्रोमैटिड आके अटैच हुआ. देखो ना, सी दिस. उसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे एक और क्रोमैटिड आके अटैच हो गया. तो अब ये हो गया 46 क्रोमोसोम्स बट विद 92 क्रोमैटिड्स. और जब ये एम फेज कर रहे हैं, तो हर एक डॉटर सेल के अंदर एक एक क्रोमैटिड जा रहा है. तो टोटल कितने क्रोमैटिड जाएंगे? 46 46. तो हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माइटोसिस. अंडरस्टूड? किसके? यस हाँ मैम. मैम. यस मैम. एक ऊपर से लेकर. वो मैम, लास्ट इसको- फेज मैम- माइटोसिस है ना? हाँ वो लास्ट फेज माइटोसिस है ना सर? हाँ बेटा, लास्ट फेज जो मैंने एम फेज लिखा है ना बच्चा, वो है माइटोसिस. मैम ये प्रोसेस तुम्हारी का घर की नाम चाबी कहाँ है? नॉन डिवाइडिंग सेल. तो यू आर टेकिंग दिस विथ यू ऑफिस में? मम्मा कहाँ है? अच्छा हाँ, तो ये ले. हाँ तो तुम मुझे वापस दे देना, मैं यहाँ पे रख दूंगी इसमें. मम्मा की चाबी है वो. हाँ यस 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 बंधन, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे.
मैम ये बोल रहा था कि इसका नाम मैम फिर नॉन डिवाइडिंग सेल्स क्यों रखा गया या फिर इंटरफेस, ये डिवाइड तो कर रहे हैं मैम वैसे। वेरी गुड क्वेश्चन बंधन, वेरी गुड क्वेश्चन बंधन। G1 S एंड G2 को नॉन डिवाइडिंग इसलिए कहा गया है बंधन, क्योंकि G1 S एंड G2 में सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, लेकिन सेल एग्जैक्टली डिवीजन कर नहीं रहा है। सेल एग्जैक्टली दो डॉटर सेल्स में कहां पे डिवाइड कर रहा है? एक्सक्लूसिवली ओनली इन M फेज। ये देख, सिर्फ M फेज में वो प्रॉपरली दो सेल में डिवाइड कर रहा है, राइट? तो पूरे सेल साइकिल का जो M फेज है ना, दैट इज अ डिवीजन फेज। ओके, G1 S एंड G2 को नॉन डिवीजन कहेंगे, जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है, नेक्स्ट डिवीजन की तैयारी कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? इसलिए हम उसको इंटरफेस कहते हैं, यानी कि दो डिवीजन के बीच का जो गैप होता है ना, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। ओके मैम। Done? Everyone clear? रब Yes, करो। ma'am. हाँ. Yes, ma'am. So can the cell cycle go on? अच्छा, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए। दिस इज आस्क्ड इन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। So this is a very important part. Please. New strand is formed complementary to the old strand. मतलब डीएनए का कॉपी बनता है। ओके, चलो। Can the cell cycle goes endlessly? The answer is no and sometimes yes. मतलब जब needed होगा, at some place it stops permanently. मैंने बताया था एग्जांपल, हार्ट सेल्स, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, राइट, जहां पे परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। एंड एट सम प्लेस इट इज टेम्पररी, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड तब होते रहेगा। तो मतलब रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, सेल साइकिल को कंट्रोल करने का भी मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल्स आपको सारे याद रखने हैं। ब्रेन एंड लिवर सेल्स, दे कंप्लीटली स्टॉप द सेल साइकिल, सो दे आर द परमानेंट सेल्स। लिवर सेल्स कभी कभार वंस इन एवरी 1 or 2 years में रिप्लेस करते हैं बाय द डिवीजन, बट इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है बंधन, ये हमेशा नहीं होता है, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। सरफेस स्किन सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड, गाइस, surface skin cells, they are continuously lost and replaced by the underlining cells by cell division. तो मतलब surface skin cells हमेशा divide करके replace करते रहते हैं। प्लांट्स में जो कंटिन्यूसली डिविजन कर रहे हैं वो है मेरिस्टेम सेल्स एट द ग्रोइंग पॉइंट, जहां से नए लीव्स, बड्स या फ्लावर प्रोड्यूस करना रहता है। एंड इन ह्यूमंस देयर आर स्पेशल जर्माइनल सेल्स which will undergo a special type of division called meiosis. Okay, ये cell cycle में participate नहीं करता है। Now in human body there are germinal cells which is present in the reproductive organ, that is testes and ovaries in humans and ovary and anther in plants, जो एक नए टाइप का डिविजन करते हैं, that is meiosis, to produce gametes, that is sex cells. Okay, and once they produce by one division what they produce gametes, वो gametes दोबारा से फिर डिवाइड नहीं करते हैं, यानी कि meiosis सेल साइकिल कंटिन्यूसली नहीं करते। meiosis सिर्फ एक ही बार होता है लाइफ में, सेल के लाइफ में meiosis सिर्फ एक ही बार होता है, कंटिन्यूसली बार बार नहीं होते रहता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। माइटोसिस जो है वो कंटिन्यूसली सेल कर सकता है, लेकिन meiosis सिर्फ एक ही बार करेगा सेल, क्योंकि सेल क्रोमोसोम्स को आधे में कर रहा है, राइट? 46 का 23 हो रहा है, अब 23 का और आधा कितना होगा? will that be existing? It will not exist. In fact वो properly नेचर के लॉ में फॉर्म ही नहीं होगा। एंड सो meiosis takes place only once, क्योंकि meiosis में एक ही टाइम पे 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं एंड माइटोसिस में एक टाइम पे 2 इक्वल डॉटर सेल्स बन रहे हैं। तो ये जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? तो meiosis जो है, it is a special type of division which is conducted in our reproductive organ, that is testes in males which produce sperms, okay, and ovaries in females which produce ova or egg, correct? In flowering plants, anther में it produce pollen grains, यानी कि pollen grains are produced in anther by meiosis, and ovary में जो ovules produce होते हैं ना, that is also produced by meiosis, राइट? तो ये 4 जगह है जहां पे meiosis होता है, एक्सक्लूसिवली meiosis यहाँ पर ही होता है, only for the production of gametes, so that the gametes when they are fused they restore the number of chromosome and a new generation has been produced. लेकिन कभी कभार बच्चा लोग, अच्छा ये तो meiosis हो गया,
माइटोसिस का एक प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार सेल साइकिल जो है वो कभी कभी हमारे ह्यूमन बॉडी में अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब नॉन स्टॉप सेल साइकिल होता है, एंड दिस नॉन स्टॉप सेल साइकिल लीड्स टू अ मास ऑफ न्यू सेल्स कॉल्ड ट्यूमर. Now, these tumors can be cancerous or they may not be cancerous. 90% तो ये कैंसीरियस ही होते हैं और ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि सेल साइकिल स्टॉप होता ही नहीं है, लगातार सेल साइकिल कंटिन्यूसली होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है. एंड दिस लीड टू अ कैंसर which may be, I mean, which actually cause the death of the people. Okay. तो अब हमें समझ में आया कि कैंसर का मेन रीजन क्या है. कैंसर होने का मेन रीजन ये है कि सेल साइकिल कंटिन्यूसली होने की वजह से सेल साइकिल स्टॉप नहीं हो पाता, जिससे कि अनवांटेड नए मास ऑफ सेल्स बनते रहते हैं जो कि हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है, एंड वही सेल्स हमारे बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं. मतलब इमेजिन करो, कोई भी बाहर से एंटर नहीं कर रहा है, हमारे ही खुद के नए सेल्स बॉडी के हमारे ही बॉडी को डैमेज कर रहा है. सी, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड बाय आवर बॉडी. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 22 लोग क्लासरूम में हैं और सिर्फ 3 ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं. Why is that so? बाकी Yes, के लोग क्या ma'am. कर रहे हैं? यॉर्निंग, Yes, ma'am. बाल ठीक करना, चाय पीना, दूध पीना, या फिर ऐसे ही सोते रहना. हाँ, तो मैम ये पहले हमको नहीं पता चलता कि ट्यूमर हो रहा है तो हम स्टॉप कर सकते हैं इसको कुछ. सेल साइकिल को स्टॉप नहीं कर सकते हो तुम. सेल साइकिल इज अ प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ मेडिसिंस. इसीलिए तो उसी के लिए ये तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना साइंटिस्ट. तो कुछ सर्जरी तो है ना ट्यूमर निकालने को. they want to stop the process of cell cycle somehow or the other. कि एक बार अगर सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा ना, then the entire division will be stopped, new cells का formation stop होगा, and cancer का spread होना भी stop हो जाएगा. It's like that. Getting it? मैम कितना ma'am. टाइम तक चलता है सेल साइकिल? Yes, ma'am. आयुष देखो, ह्यूमन बॉडी में सेल साइकिल 24 आवर्स के लिए होता है, जिसमें डिवीजन सिर्फ 1 घंटे का होता है. मतलब इमेजिन करो डिवीजन कितना फास्ट हो रहा है बेटा हमारे बॉडी में, है ना. डिवीजन कितना फास्ट हो रहा है, 1 घंटे में डिवीजन हो भी जा रहा है, 2 डॉटर सेल्स बन भी जा रहे हैं, और पूरे सेल साइकिल को 24 आवर्स लगता है. तो मतलब G1, S and G2 को 23 आवर्स और M फेज को 1 आवर. चलो, cell division. There are 2 types of cell division that takes place in our body: mitosis and meiosis. Mitosis is a division which leads in the production of diploid cells, क्योंकि mitosis में chromosome half नहीं होता, equal रहता है, and this is mainly for the growth and development. Meiosis is a division which leads to the production of haploid cells, that means with half the number of chromosome, which forms the gametes, that is sperm or egg in our body. I repeat, माइटोसिस इज अ डिवीजन जहां पे प्रोडक्शन होता है डिप्लॉयड सेल्स का, यानी कि विद 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड मियोसिस जो है वो हमारे बॉडी में होता है फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. गेटिंग इट? हमें ये दोनों डिवीजन स्टडी करना है. हम पहले स्टडी करेंगे माइटोसिस. डोंट वरी, आपको मियोसिस पूरा मियोसिस आप लोग को नहीं है. आप लोग को मियोसिस का सिर्फ एक मेन फंडामेंटल है जो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी. और याद है ना, चैप्टर स्टार्ट करते वक्त मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. उसका आंसर आई थिंक आप ढूंढ रहे हो, आई सपोज. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द माइटोसिस. माइटोसिस इज अ प्रोसेस. प्लीज गाइस, आई हैव कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान देना. जहां पे 1 parent cell divides into 2 identical daughter cells. मैं आइडेंटिकल इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास होता है. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम टू सेम क्रोमोसोम अगर पास होगा तो डॉटर सेल्स आइडेंटिकली रहेंगे ना. और इसलिए हमारे जो बॉडी सेल्स है दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर एग्जैक्टली सेम, राइट. इसलिए माइटोसिस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, मतलब इक्वल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. क्यों? क्योंकि सेल एस फेस करके आ रहा है ना. Why the chromosomes are equally distributed? क्योंकि सेल हमेशा एस फेस करके आता है और एस फेस में वो डीएनए डुप्लीकेट करता है. माइटोसिस को हमने 2 फेज में डिवाइड किया है, दो प्रोसेस में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन,
कैरियो का मतलब न्यूक्लियर एंड साइटो का मतलब साइटोप्लाज्मिक. तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन. सो फर्स्ट वी विल सी द न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन वी विल सी दी साइटोप्लाज्म. मतलब पहले कैसे होता है, देखो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई गैप नहीं है बीच में. न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सिंपल वे में याद रखने के लिए PMAT. ओके, यू कैन रिमेंबर दिस एज अ PMAT: प्रो, मेटा, एना, टीलो. एंड टीलोफेज जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, इमीडिएटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस. सो आइडियली इफ यू सी देयर आर 5 phases: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाने के बाद 2 नए डॉटर सेल्स आपको दिखाई देते हैं विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आप एक और तरीके से याद रख सकते हो कि प्रोफेज, ma'am. प्रो, मेटा, एना, टीलो में ना क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड फिर टीलो खत्म होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो. अंडरस्टूड? मैम ये सेम ऑर्डर में होता है जैसे आपने लिखा है. यस. Shall we start with the prophase, metaphase, anaphase? Yes, ma'am. 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 है ताकत है पूरा माइटोसिस पढ़ने की. टेक्स्ट बुक ओपन करो. ओपन द डायग्राम ऑफ माइटोसिस. एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों दिखाया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल डायग्राम्स को लेबल करो, स्टार मार्क करो. ऑल डायग्राम्स यू हैव टू ड्रॉ इट कंपल्सरी. ऑल डायग्राम्स. यस, इट इज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. मैं ये नहीं बोल रही पांचों के पांचों फेजेस का डायग्राम एक साथ पूछते हैं, पर कोई भी फेजेस का आगे पीछे वो डायग्राम पूछते हैं और आपको वो आना चाहिए ड्रॉ करने को. कर पाओगे अभी ये माइटोसिस? तू तो पहले ही ना बोलेगा ना शाश्वत. तूने लेक्चर सुना है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है. खैर एनीवेज, वो तो वर्कशीट सॉल्व करते वक्त तेरे को ही पहला पकड़ने वाली हूं मैं. जो हो जाएगा. रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, मुझे सब पता है. आई एम गोइंग टू कैच होल्ड दोस पीपल फर्स्ट. क्योंकि कुछ लोग छुपे रुस्तम भी होते हैं, लेक्चर में रिस्पॉन्ड नहीं करते बट बढ़िया तरीके से सॉल्विंग करते हैं. बोलो माइटोसिस. शैल वी स्टार्ट? हाँ मैम, हो जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम. बहुत इजी Yes, प्रोसेस है, ma'am. बहुत ही इजी प्रोसेस. ठीक है मैम. बट उसके लिए आपको डायग्राम ओपन रखना पड़ेगा. चलो, एवरीवन कीप द डायग्राम ओपन ऑफ ऑल द फेजेस. रेडी? Yes, ma'am. एक बार जरा Yes, टेक्स्ट बुक ma'am. के डायग्राम Yes, को ma'am. देखो. Yes, ma'am. हाँ, एक बार अभी आप खुद टेक्स्ट बुक के डायग्राम को स्टडी करो. सिर्फ देखो प्रोफेज में क्या हो रहा है. प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट. फिर मेटाफेज में क्या हो रहा है वो देखो. फिर एनाफेज में क्या हो रहा है वो देखो. ध्यान से देखो सारे फेजेस. मेरे स्टार्ट करने से पहले लगभग थोड़ा बहुत आपको पता चल जाना चाहिए क्या होने वाला है. दिखा? वेरी गुड. सब देख रहे, दैट्स नाइस. आइडिया आ रहा है कुछ क्या हो रहा है वो पता चल रहा है?
हाँ मैम थोड़ा सा। ओके, किसको समझा क्या हो रहा है? मैम वो लोग लाइन में आ रहे हैं और हाँ फिर मैम। साइड में सेपरेट। हाँ मैम। एग्जैक्टली, क्रोमोसोम सारे लाइन में अरेंज हो रहे हैं और फिर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ एंड मैम। वही हाँ क्रोमैटिड, हाँ मैम। और ध्यान से देखो, वही क्रोमैटिड पोल्स पे पहुंचने के बाद, ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचने के बाद, टीलोफेज देखो, टीलोफेज, वही क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचने के बाद डॉटर न्यूक्लियाई बन जाता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, दिख रहा है? मतलब एक हाँ सेल मैम। में 2 डॉटर न्यूक्लियाई, हाँ और हाँ जैसे ही मैम। दोनों डॉटर न्यूक्लियाई बना, इमीडिएटली सेल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। चलो लेट्स बिगिन। प्रोफेज, अच्छी बात है, आप लोगों ने डायग्राम देख लिया तो अब मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। We divide prophase into two, that is early prophase and late prophase. Early prophase में chromosome becomes thick and short, मतलब कंडेंसेशन। जो हमने पढ़ा था ना, डीएनए से लेकर क्रोमोसोम्स का पूरा कंडेंसेशन, वो यहां पर होता है अर्ली प्रोफेज में। And each chromosomes are now having sister chromatids which are attached to a common point called centromere. हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाएगा, that is attached to a common point called centromere. एनिमल सेल्स में आपको सेंट्रोसोम्स दिखाई देंगे, and these centrosomes are splitting up, they are splitting into 2 along with its centrioles. एनिमेशन देखो मेरा, everyone will look into the screen now. ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे हैं with 2 sister chromatids attached to a common centromere, दिख रहा है? एंड आपको ये 2 सेंट्रोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो स्प्लिट अप हो गया है, क्लियर? तो यानी कि अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है बच्चा लोग? कंडेंसेशन. व्हाट इज हैपनिंग इन अर्ली प्रोफेज? कंडेंसेशन. क्रोमैटिड नेटवर्क इज गेटिंग कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स. लेट प्रोफेज में डॉटर सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. सेंट्रियोल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया ऑपोजिट पोल में, एंड नाउ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक डायग्राम, centrioles have started, I mean it is surrounded by a special race called aster fibers. दिख रहा है aster fibers? And there are number of fibers which are appearing between the 2 centrioles which are called as spindle fibers. यहां पर late prophase में nuclear membrane and nucleolus disappear हो जाता है, and all the chromosomes they start moving towards the equator. देखो animation, 2 सेंट्रियोल्स के बीच में जो फाइबर्स है ना, दोज आर स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स को अटैच होगा, और सेंट्रियोल्स के बाहर की तरफ जो फाइबर्स है जो मेम्ब्रेन्स को अटैच है, दोज आर कॉल्ड एस्टर फाइबर्स. यानी कि बच्चा लोग, ये जो मार्जिन पे मैंने फाइबर्स दिखा है ना, दीज आर एस्टर फाइबर्स जो सेल मेम्ब्रेन को अटैच है, और जो सेंटर में दिखा है, मतलब 2 सेंट्रियोल्स के बीच में जो क्रोमोसोम्स को अटैच होंगे ना, दोज आर स्पिंडल फाइबर्स. दिख रहा है? मेरे एनिमेशन में क्लियरली लेबल किया उन्होंने. See, mitotic spindles begins to form, दिख रहा है सेंटर में, एंड ये साइड्स में जो है वो एस्टर फाइबर्स है. तो क्या हो रहा है लेट प्रोफेज में? 2 चीजें हो रही है. एक, centrioles have started moving towards the opposite pole and produce asters attached to the membrane and spindle fibers in the center between the 2 centrioles. And दूसरा, nuclear membrane and nucleolus has completely disappeared. देखो एनिमेशन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरा डिसअपियर हो रहा है, एंड सारे के सारे साइटोप्लाज्म सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, एंड नाउ दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि वो सेंटर में अलाइन होंगे. दैट इज मेटाफेज. तो मेटा का मतलब होता है मिडिल, मेटा का मतलब होता है मिडिल. तो यहां पर क्या हो रहा है? सारे के सारे डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स दे आर अरेंजिंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेन. लुक एट दिस एनिमेशन. All the chromosomes have aligned at equatorial plane. दिख रहा है? And each chromosome is getting attached to spindle fibers. ये देखो, हर एक क्रोमोसोम दोनों तरफ से, दोनों पोल्स से स्पिंडल फाइबर को अटैच हो रहा है, दोनों पोल से. मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखाऊं, ये यहाँ पर एक सेंट्रियोल्स है ये पोल पे, और ये पोल पे सेंट्रियोल्स है, ओके, और मैंने बीच में एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया हुआ है. सपोज आई जस्ट शोइंग वन क्रोमोसोम, ओके. तो देखो कैसे होता है, यहां से स्पिंडल फाइबर ये यहां पर अटैच होगा, और यहां से स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर को अटैच होगा. यानी कि सेंट्रोमियर, अब वो सेंट्रोमियर का फंक्शन याद आ रहा है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था.
that centromere is a site for the attachment of two chromatids, sister chromatids, and also the spindle fibers are attaching to the centromere. देखा आपने? हाँ माँ. तो अब क्या होगा? अब ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे लाइक अ टग ऑफ वॉर, एंड ये क्रोमैटिड्स अब स्प्लिट अप होगा. दैट इज एनाफेज. अर्ली एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड्स और स्प्लिट अप, and the two sister chromatids are separated and pulled towards the opposite pole by shortening of spindle fibers. Look at the animation and look at the sentence that I have written down. Wow, look at that. Shortening of spindle fibers. जैसे spindle fibers short होते हैं, दोनों chromatids pull हो जाते हैं, right? हर एक chromosomes के जो chromatids है वो split up हो जाता है. आधा नहीं हो रहा है, split up हो रहा है, right? Can you see that? And immediately, Yes, ma'am. immediately furrow starts Yes. beginning in the membrane of the middle of the cell. मतलब जैसे ही chromatids का separation होता है, सेल इलोंगेट होके सेल के मेम्ब्रेन के बीचों बीच खड्डा बन जाता है, मतलब क्लीवेज बनता है. दैट इज फरो. कैन यू सी दिस फरो? ये देखिए क्लीवेज, फरो दिख रहा है, दोनों तरफ से बन रहे हैं, ऊपर से भी बन रहा है और नीचे से भी बन रहा है. सी दिस, बराबर सेल के सेंटर में फरोस बन रहा है. अब ये फरो क्यों बन रहा है गाइस? एनिमल सेल है. हेलो, एनिमल सेल है इसलिए फरो बन रहा है. अगर प्लांट सेल होता तो सेल प्लेट बनता. सो नाउ कम्स टीलोफेज. अब टीलोफेज में द टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच टू द ऑपोजिट पोल. पोल्स पे पहुंच गए हैं. स्पिंडल फाइबर डिसअपियर्स. क्रोमैटिड विल अंडरगो डीकंडेंसेशन टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर्स. Right? Nuclear membrane nucleolus reappears and all the spindle fibers disappears. यानी कि ये तो प्रोफेज का टोटली ऑपोजिट हो रहा है. ये प्रोफेज का पूरा ऑपोजिट हो रहा है. प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो रहे हैं. प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो रहे हैं टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रहा है. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, यहाँ पे रीअपियर हो रहा है. एंड देखो फरो कितना डीप हो चुका है. कैन यू सी दैट? सो ऑल द क्रोमैटिड्स आर रीचिंग टू द पोल एंड क्विकली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, एंड सारे स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं एंड फरोज और ज्यादा डीपन हो जाता है. एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस में फरो डीप होने के बाद दो डॉटर सेल्स स्प्लिट अप हो जाते हैं. सी दिस, फरोज डीप होकर पूरा मर्ज होके दोनों डॉटर सेल्स को स्प्लिट अप कर देते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाता है. And there you go, the two daughter cells are ready with the equal number of chromosomes. तो टीलोफेज तक क्रोमोसोम्स का प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंड दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गया. जैसे दो डॉटर न्यूक्लियाई बना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ एंड दो डॉटर सेल्स बन गए with a prominent cytoplasm, nucleus and its own cell membrane. बराबर है? अब प्लांट्स में भी सेम होता है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है एंड द सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेंटर एंड इट ग्रोज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. यानी कि सेंटर में सेल प्लेट बनता है एंड धीरे धीरे ये सेल प्लेट पेरिफेरी की तरफ ग्रो होते हैं. Okay, so this cell plate eventually turns into cell wall. The cell plate eventually turns into cell wall and will distribute the cytoplasm and cell membrane equally into two daughter cell. यानी कि सेल प्लेट बनने से दोनों प्लांट सेल, दोनों डॉटर प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. So you can say that the two daughter cells are separated, but they are joined with the common cell wall because वही सेल प्लेट eventually सेल वॉल में टर्न हो जाता है. So everyone see your textbook diagram. आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है प्लांट और एनिमल्स के साइटोकाइनेसिस में? ध्यान से देखो. मैम एस्टर नहीं है, सेंट्रोसोम. एग्जैक्टली, एस्टर्स नहीं है, सेंट्रोसोम्स एब्सेंट है एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है. जबकि एनिमल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, एस्टर्स प्रेजेंट है एंड फरोज बन रहा है. वेरी गुड बंधन.
वेरी गुड। और ध्यान से देखो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल का बंधन, एवरीवन, साइटोकाइनेसिस ऑफ द प्लांट सेल ध्यान से देखो, जो सेल प्लेट बन रहा है वही सेल प्लेट इवेंचुअली सेल वॉल में टर्न हो रहा है, दिखा? हाँ तो हाँ मतलब आप हाँ, ये मैम। देखो, ये समझ सकते हो, ये हाँ। देखो, ये बीच में बन गया सेल वॉल, ओके, ये सेल प्लेट है। सो सेल प्लेट के फॉर्मेशन से दो डॉटर सेल सेपरेट हो गए with their individual cell membrane and cytoplasm and nucleus. Right? तो ये सेल प्लेट बन गया and then this cell plate eventually turn into cell wall. तो मतलब आप यू कह सकते हो दो डॉटर सेल सेपरेट तो हो गए but they are sharing a common cell wall. प्लांट के केस में ऐसा होता है, प्लांट के केस में दोनों डॉटर सेल्स कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, सेल वॉल कॉमन शेयर करते हैं, गेटिंग इट? सेल वॉल कॉमन शेयर करते हैं। Is that clear? Yes, Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am, clear. ma'am. Cytokinesis in animals and cytokinesis in plants. Animals में esters form होते हैं guys, plants में esters नहीं है, ध्यान से देखो, animals में esters form हो रहे हैं, plant में esters नहीं है। animals में cytokinesis furrowing से होता है, plants में cytokinesis cell plate formation से होता है। एनिमल्स में माइटोसिस होता है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट थ्रू आउट द बॉडी, प्लांट्स में माइटोसिस होता है ओनली एट द ग्रोइंग टिप्स फॉर टू इंक्रीज अ लेंथ ऑफ द बॉडी एंड एट द साइड्स टू इंक्रीज अ गर्थ ऑफ द बॉडी, यानी कि प्लांट का हाइट इंक्रीज करने के लिए एंड प्लांट का विड्थ इंक्रीज करने के लिए होता है, गेटिंग इट? दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट माइटोसिस। आई वांट एवरीवन टू सी दिस एनिमेशन। शांति से सब लोग पहले इस एनिमेशन को देखेंगे। Prophase, condensation, nuclear membrane nucleolus disappears. Late prophase में centrioles move towards the opposite pole and spindle fibers are formed. Metaphase में chromosomes align at the equatorial plate and spindle fibers are attached. Anaphase में chromatids are split up from the centromere and they are pulled towards the opposite pole. Telophase में spindle fiber disappears, chromatid undergo decondensation to form chromatin network, nuclear membrane and nucleolus reappears and the two daughter nuclei are formed. And finally cytokinesis में furrows get deepened and the two daughter cells are separated. Isn't that a beautiful process? yes, ma'am. मैम ये सारे ये जो बाकी सब ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स है, हाँ, ऑर्गेनल्स, ये सब डिसअपियर हो कैसे जाते हैं, form दे गेट डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग द डिवीजन, दे आर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिवीजन। तो फिर वो मैम साइटोकाइन डिवीजन होता है उसके बाद कैसे आ जाते हैं? दे डेवलप इट ना, दे हैव देयर डीएनए, तो वो डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ये प्रोसेस में मैम कितना टाइम लगता है? बोला ना 1 घंटा, माइटोसिस 1 घंटे में होता है। उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट फेज है एनाफेज, गाइस, सबसे शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज है, लिखो, एंड सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज है वो है प्रोफेज एंड सबसे शॉर्टेस्ट फेज है एनाफेज। अब जाहिर सी बात है एनाफेज शॉर्ट होना ही चाहिए, आप अपना दिमाग लगाओ क्यों, बिकॉज एनाफेज इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्टेप, जहां पे क्रोमैटिड स्प्लिट अप हो रहा है, तो सेल इसको धीरे से नहीं करेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर देगा एनाफेज। गेटिंग इट? यस मैम। मैम वो Yes, लेट ma'am. प्रोफेज में वो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस कहाँ जाता है?
disappears, it disappears, disintegrate.